हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंकिताज एकेडमी। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। पहले के दो वीडियो में हमने महाजनपद काल और मौर्य काल को डिस्कस किया। हमने देखा कि अंतिम मौर्य सम्राट वृहदत्त मौर्य की हत्या करके उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं शुंग वंश को, उसके बाद सातवाहन वंश व गुप्त वंश को। बीच बीच में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 1 मार्क्स के और 4 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो सब मैं आपको कवर करा सकूं, इसलिए बीच में आपको छोड़कर जाना नहीं है, लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुंग वंश। शुंग वंश का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक रहा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो अंतिम मौर्य सम्राट वृहदत्त के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र ने 151 ईसा पूर्व तक राज्य किया और कई युद्धों में विजय प्राप्त की। अपने राज्य काल में उन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया। इस यज्ञ के अंदर एक घोड़ा छोड़ा जाता था। यह घोड़ा जहां तक जाता था वहां तक की भूमि यज्ञ करने वाले की मानी जाती थी, और यदि कोई उसका विरोध करता था तो उसे यज्ञ करने वाले के साथ युद्ध करना पड़ता था। सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वान पतंजलि अश्वमेध यज्ञ में पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो पतंजलि किस शासक के अश्वमेध यज्ञ में उनके पुरोहित बने? पुष्यमित्र शुंग के। पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश में अनेक प्रमुख राजा हुए, जैसे अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति। देवभूति अंतिम शुंग वंश के शासक थे। उन्हीं के ही मंत्री वासुदेव कण्व ने 73 ईसा पूर्व में उनकी हत्या कर नए कण्व वंश की स्थापना की। हमारी बुक में कण्व वंश को नहीं दिया गया है, तो अब हम सातवाहन वंश को देखेंगे। सातवाहन वंश को आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश की स्थापना सिमुक नामक व्यक्ति ने आंध्र में लगभग 60 ईसा पूर्व में कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके की थी। तो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। सिमुक का राज्यकाल 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति को बढ़ाया। सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ भी किया और पूरे दक्षिण भारत पर अपनी सत्ता स्थापित की। उसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान नामक नगरी थी। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में स्थित है, वह इसका वर्तमान नाम पैठण है। महाजनपद काल में इसका नाम पाटेली था और यह दक्षिण भारत के एकमात्र महाजनपद अस्मक की राजधानी थी। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों के आक्रमणों के फलस्वरूप सातवाहनों की शक्ति में कमी होने लगी और महाराष्ट्र में शक वंश का शासन आरंभ हुआ। शक कौन थे? यह मध्य एशिया की एक लड़ाकू जनजाति थी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो महाराष्ट्र में शक वंश का शासन आरंभ हुआ और इन्हीं शकों को पश्चिमी क्षत्रप वंश के नाम से जाना गया। सातवाहन वंश के 23वें शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। यह सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। इन्होंने 25 साल तक राज्य किया और इस दौरान पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट कर पुनः सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। हमें यह जानकारी उनकी माता गौतमी के नासिक शिलालेख से प्राप्त होती है। इसके बाद सातकर्णी के पुत्र वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने शासन किया। पुलुमावी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री के साथ विवाह किया। रुद्रदामन ने उनसे वो पूरा भूभाग छीन लिया जिसे उसने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करके जीता था। सातवाहन वंश के 27वें शासक यक्षश्री थे। इन्होंने उज्जैन के क्षत्रपों से कुछ भूभाग दोबारा अपने अधिकार में कर लिए और अपने वंश की कीर्ति को स्थापित किया। यक्षश्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई और उन मुद्राओं पे जलपोत अंकित था, जहाज अंकित था। इससे यह पता चलता है कि इनका साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत था। सातवाहन वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने वैदिक यज्ञों और समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया। वर्ण से तात्पर्य है 4 वर्ण थे उस वक्त समाज में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष का मानकर उसे 25-25 वर्ष के काल में विभाजित किया गया था। सातवाहन वंश के शासक विदेशी यवनों और शकों से संघर्ष करते रहे। हालांकि ये हिंदू धर्म के अनुयायी थे, परंतु इन्होंने बौद्ध और जैन विहारों को भी आश्रय प्रदान किया, इन्हें अनुदान भी दिए।
इनके शासनकाल में वाणिज्य, व्यापार, कृषि और अन्य उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन मिला। इन्होंने चांदी, तांबे, शीशे और कांसे की मुद्राओं का भी प्रचलन किया। यहाँ पे देखिए ये सातवाहन काल के सिक्के बताए गए हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देने की प्रथा शुरू की। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान मतलब एक तरह से दान में देने की प्रथा शुरू की। तो किसने शुरू की? सातवाहन वंश ने। सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य व विहार बनाए, जिनमें से कार्ले का चैत्य सुप्रसिद्ध है। तो ये 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्ले का चैत्य किस वंश से संबंधित है? सातवाहन वंश से। और इसकी क्या खासियत है? यह 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है, जो कि वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। चैत्य से तात्पर्य गुफाओं से होता है। ये गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के पुणे और मुंबई के बीच में एक नगर पड़ता है कार्ला, वहां पर स्थित है, इसलिए कार्ले के चैत्य के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ से 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन भी बन रहा है कि सातवाहन वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों को स्पष्ट करो। जो हमने देखा कि इन्होंने विशेष प्रकार की मुद्राएं भी चलाई, जैन और बौद्ध धर्म को आश्रय भी प्रदान किया और साथ ही अनेक चैत्य व विहार भी बनाए। चलो एक बार मैप से हम देख लेते हैं कि इनका साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत था और कार्ले का चैत्य कैसा था। यहाँ ये सातवाहन साम्राज्य को दिखाया गया है, सातवाहन साम्राज्य, और यहाँ ये पश्चिमी क्षत्रप जो शक थे, इन्होंने अपना शासन स्थापित किया था। यहाँ ये कार्ले के चैत्य को दिखाया गया है, जो कि सातवाहन स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। गुप्त साम्राज्य, अभी हमने देखा कि मौर्य काल के बाद भारत में अनेक विदेशी जातियों ने आक्रमण किया था, जैसे कि शक, हूण, कुषाण आदि। इनमें से कुषाण मध्य एशिया की यूची जाति की एक शाखा थी, जो कि पश्चिमी चीन में निवास करती थी। भारत में कुषाण साम्राज्य की स्थापना कुजूल कड़फिसस ने 15वीं ईस्वी में की थी। इन्होंने लगभग 230 ईसा तक शासन किया। उसके बाद मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग शक मुरंडों के हाथ में आ गया, जो कि 250 ईस्वी तक शासन करते रहे। उसके बाद 275 ईस्वी में गुप्त वंश आया। इस वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। तो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने 335 ईस्वी तक शासन किया और महाराजा धीराज की पदवी धारण की। उन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और 319 ईस्वी में एक संवत चलाया, जो कि गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का कि गुप्त संवत किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया और 319 ईस्वी में चलाया। समुद्रगुप्त, यहाँ से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है कि समुद्रगुप्त की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। चंद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उनका आदर्श दिग्विजय और एकीकरण था। वह साम्राज्यवाद में विश्वास रखते थे। दिग्विजय से तात्पर्य है कि उन्होंने पूरे भारत को जीतने की नीति अपनाई। उनके दरबारी कवि हरिसेन ने उनकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में किया। इसी अभिलेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं का विवरण कहाँ लिखा गया है? प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है, यानी समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से जो अशोक स्तंभ लाया गया था उसी पर ही इसे उत्कीर्ण करवाया गया है। समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए क्षेत्रों को 5 समूह में बांटा गया है। गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र, पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी विंध्य क्षेत्र, पूर्वी दक्कन व दक्षिण भारत के राज्य तथा शक व कुषाणों के राज्य। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध में नहीं हारे थे। उनके पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी, जिससे वह विदेशों से अपने संबंध सुदृढ़ कर सके थे। समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। उनके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम भी लिखा मिलता है। वह ललित कलाओं में निपुण थे, इसलिए उन्हें कविराज भी कहा गया है। वह संगीत में भी निपुण थे। एक सिक्के पर उनकी आकृति वीणा बजाते हुए दिखाई गई है। वह विष्णु के भक्त थे, लेकिन दूसरे धर्मों का भी समान रूप से आदर करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे। उनका नाम देवराज तथा देवगुप्त भी मिलता है। उन्होंने अपने साम्राज्य को विवाह संबंधों और विजय के द्वारा बढ़ाया। अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक के राजा रुद्रसेन से किया। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठाकर राज्य की वास्तविक शासक बन गई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा व गुजरात को भी जीता।
उज्जैन को उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो पहली राजधानी क्या थी? पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो प्रारंभ से ही गुप्त वंश की राजधानी चली आ रही थी। शक विजय के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो ये 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, शकों को जीतने के बाद। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त ने शकों के आक्रमण के समय समझौता किया और इस समझौते के फलस्वरूप ध्रुव देवी को शकों को सौंपना था, लेकिन चंद्रगुप्त ने यह शर्त नहीं मानी। उन्होंने रामगुप्त की हत्या करके शकों को आक्रमण करके भगा दिया और इसी उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। तो यहाँ से 1 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनके पुत्र कुमारगुप्त शासक बने थे। कुमारगुप्त ही नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। कुमारगुप्त का राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला हुआ था। हालांकि अपने राज्य के अंतिम दिनों में उन्हें पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। स्कंदगुप्त, ये गुप्त वंश के 8वें राजा थे। ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी राज्य के उत्तराधिकारी बने। इनके जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि इन्होंने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। क्वेश्चन आता है कि किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार या मरम्मत करवाई थी? तो जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का भी उल्लेख है कि सिंहासन पर बैठने के समय स्कंदगुप्त को मलेच्छों के रूप में कुख्यात हूणों से जूझना पड़ा था। तो अभी मैंने कुषाणों के बारे में आपको बताया था, सेम वैसे ही हूण भी मध्य एशिया की एक बर्बर जनजाति थी और स्कंदगुप्त ने इन हूणों को हराया था। यहाँ मैप में गुप्त वंश के विशाल साम्राज्य को दिखाया गया है। इसमें गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र, शक और कुषाणों के राज्य तथा पूर्वी दक्कन क्षेत्र भी शामिल था। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां, यहाँ से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत महत्व है। संपूर्ण गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। गुप्त शासक वैदिक धर्म को मानते थे, लेकिन साथ ही उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को भी आश्रय प्रदान किया। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ भी किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे और उन्होंने लिखा है कि गुप्त साम्राज्य बहुत ही ज्यादा सुशासित था, अपराध बहुत कम होते थे और लोगों पर कर का भार भी बहुत कम था। तो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि चीनी यात्री फाहियान किसके समय भारत आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय। गुप्त वंश के राजकाज की भाषा संस्कृत थी। इनके दरबार में अनेक विद्वान हुए, जैसे कालिदास, जिन्होंने की अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम नाटक की रचना की, शूद्रक, जिन्होंने मर्चकटिकम नाटक लिखा, विशाख दत्त, जिन्होंने मुद्रा राक्षस लिखा। इसके अलावा सुविख्यात कोशकार अमर सिंह भी गुप्त काल में ही हुए थे। सेकंड पॉइंट है रामायण, महाभारत तथा मनु संहिता, जो हम वर्तमान स्वरूप में देखते हैं, यह गुप्त काल में ही सामने आई थी। थर्ड पॉइंट, गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त आदि ने गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। गुप्त काल में ही दशमलव प्रणाली का विकास हुआ, जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची थी। गुप्त काल की वास्तुकला, चित्रकला और धातु कला के प्रमाण हमें आज भी झांसी और कानपुरों के अवशेषों, अजंता की कुछ गुफाओं, दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ जिस पर आज तक जंग नहीं लगी है, साथ ही नालंदा में 80 फीट ऊंची बुद्ध के तांबे की मूर्ति और सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध के तांबे की प्रतिमा से मिलते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से हमें इसका आंसर लिखना है। गुप्तकालीन समाज, तो यहाँ से भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि गुप्तकालीन समाज का वर्णन कीजिए। गुप्तकालीन समाज मुख्य रूप से 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। इनके अपने अलग अलग कर्तव्य माने गए हैं। ब्राह्मणों का कर्तव्य था अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान। क्षत्रियों का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना था। वैश्य का कार्य व्यापार और वाणिज्य करना था और शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करने का कार्य करते थे। गुप्त काल में जातियों के विषय में व्यवसाय का बंधन शिथिल होने लगा था।
फिर भी वर्णों का आधार गुण व कर्म न होकर जन्म ही था कि वैश्य के घर में जन्मा वैश्य का ही कार्य करेगा। स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। धार्मिक कार्यों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था, पर्दा प्रथा नहीं थी। और उस समय 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था, जैसे कि प्रजापत्य विवाह, दैव विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह आदि। स्वयंवर प्रथा भी विद्यमान थी, यानी स्त्री को अपनी इच्छा से अपने लिए उपयुक्त वर चुनने का अधिकार था। गुप्त काल में मिश्रित जातियां, मूर्धावशक्ति, करण, अंबस्ट आदि का भी उल्लेख मिलता है। कायस्थ गुप्त युग में एक वर्ग था, हालांकि बाद में जाकर एक जाति के रूप में अस्तित्व में आया। गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण किया गया है। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का ही प्रथम अधिकार माना गया है। यहाँ पे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिखाई गई हैं। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ऐसी स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित थी और यहाँ पे ये समुद्रगुप्त के समय प्रचलित स्वर्ण मुद्राओं को बताया गया है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सिवी जनपद की राजधानी क्या थी। तो सिवी जनपद की प्रारंभिक राजधानी शिवपुर थी, लेकिन भविष्य में जब दक्षिण पंजाब की यह जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में आ गई तो चित्तौड़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। जब भी क्वेश्चन आए कि राजस्थान का महत्वपूर्ण जनपद सिवी, इसकी राजधानी क्या थी, तो हमें नगरी को ही टिक करना है। आज का हमारा क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र व भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता था। आपको कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताना है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए रुचिकर रहा होगा, जिसमें हमने शुंग वंश, सातवाहन वंश और साथ ही गुप्त वंश को कवर किया। अंकिताज एकेडमी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।